बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11 सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का फर्स्ट टॉपिक वेक्टर्स। इस वीडियो में हम वेक्टर्स के कंसेप्ट को समझेंगे, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उस पर बात करेंगे। नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप यहाँ से देख के कॉपी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर आप अपने डेली लाइफ से ही ऑब्ज़र्व करें तो आपको दो तरह के क्वांटिटीज़ मिलेंगे। एक वो क्वांटिटीज़ जिनको समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है। मैग्नीट्यूड से मतलब वो कितना है, कोई चीज़ कितनी है, अमाउंट उसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है उनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज़। और दूसरे वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स में जाने से पहले हम वेक्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेक्टर्स को यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है, क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ नोन एज वेक्टर। यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी दोनों चीज़ें होती हैं, उन क्वांटिटीज़ को क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इनकी एग्जाम्पल में सबसे पहला है फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब समझते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। तो देखें, जिस तरह मैंने कहा कि वो क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड हो और दूसरा डायरेक्शन हो उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोला जाता है। अब फोर्स क्या है? बेसिकली फोर्स मीन्स आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, बेसिकली आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस ऑब्जेक्ट को देख लीजिए। मैं अगर आपसे कहूँ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगानी है तो आपके माइंड में दो क्वेश्चन आएंगे। एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि फ़ोर्स कितना लगाना है, यानी ज़्यादा फोर्स लगाना है या कम फोर्स लगाना है। यानी आपके जहन में फोर्स के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फोर्स 5 न्यूटन लगा देना है। यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी जगह पे अगर 10 न्यूटन होता तो आपने ज़्यादा फोर्स लगाना था, 15 न्यूटन होता तो और ज़्यादा फोर्स लगाना था। यानी ये 5 न्यूटन या ये जो नंबर इस यूनिट के साथ मिलके इसका मैग्नीट्यूड का बता रहा है। ठीक, अच्छा, अब मैग्नीट्यूड तो आपको क्लियर हुआ, यानी मैंने फोर्स ज़्यादा लगाना है या कम लगाना है वो इस नंबर से आपको पता चल रहा है, इसके मैग्नीट्यूड से पता चल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके जहन में क्या होगा कि यार मैंने 5 न्यूटन फोर्स तो लगाना है, ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाना है? यानी डायरेक्शन से रिलेटेड भी आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है। तो अब अगर मैं डायरेक्शन का भी आपको बता दूं तो फिर आप इसको कंप्लीटली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं ये 5 न्यूटन फोर्स जो है आपने ईस्ट के डायरेक्शन में लगाना है, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे 5 न्यूटन के साथ लिख देता हूँ साउथ लिख लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन उठा लें, आप साउथ कह दें, ईस्ट कह दें, नॉर्थ या वेस्ट, कोई ना कोई तो डायरेक्शन होनी चाहिए ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने साउथ लिख दिया। तो अब आपको क्लियर है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स साउथ की तरफ लगाना है, यानी ये डायरेक्शन साउथ का है ना। तो आप इस ऑब्जेक्ट में इस साउथ की डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। अगर मैं आपको डायरेक्शन का ना बताता तो आप कंफ्यूज थे, यार मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, ये साउथ में लगाना है या नॉर्थ की तरफ लगाना है, यानी इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश करना है या ऐसे पुश करना है, या इसी तरह ईस्ट में पुश करना है यानी अपवर्ड, या इस तरह वेस्ट यानी डाउनवर्ड पुश करनी है। तो यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं ना। तो अगर मैं आपको डायरेक्शन का ना बताता फिर आप कंफ्यूज थे, आपको क्लियर नहीं था सिर्फ मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से तो आपको ये पता चल रहा है कि मैंने फोर्स कम लगानी है या ज़्यादा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगानी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना।
तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है फोर्स, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। यानी फोर्स को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ उसका मैग्नीट्यूड यानी वो कितना है, दूसरा वो किस डायरेक्शन में है। इन दोनों चीज़ों से फोर्स क्या होती है, डिस्क्राइब हो जाती है। जब ये दोनों चीज़ें हों तो हमें समझ आती है कि फोर्स किस तरफ लगानी है और कितना लगाना है। क्लियर है? तो किसी वजह से फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट मतलब दो पोजीशंस के बीच का लेंथ। जैसे एक पोजीशन है आपका घर, दूसरा पोजीशन है हॉस्पिटल या कोई भी दूसरी ऐसी चीज़, ऐसी जगह, ठीक है। यानी दो लोकेशंस के बीच, दो पोजीशंस के बीच का जो लेंथ होती है, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब यह वेक्टर कैसे है, इसको समझ लें। फॉर एग्जांपल आपका घर यहाँ पे है इस पॉइंट के अंदर, और इस पॉइंट में हॉस्पिटल है। अब आप अपने घर से हॉस्पिटल तक आना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगेन वही दो क्वेश्चंस अराइज होती हैं। सबसे पहली बात कि मैंने घर से कितना दूर जाना है कि मैं हॉस्पिटल तक पहुँच पाऊँ, यानी कितना दूर जाना है, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक। और दूसरी बात, अगर आपको ये क्लियर हुआ हो कि कितना दूर जाना है यानी मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ हो, तो दूसरा क्वेश्चन आपके जहन में ये राइज होता है कि मैंने किस तरफ जाना है, यानी अपने घर से इस तरफ जाना है या अपने घर से उस तरफ जाना है या ऊपर जाना है या नीचे जाना है, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं ना। तो आपको डायरेक्शन का भी पता हो तभी आप हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट मैं कह देता हूँ कि आपके घर से हॉस्पिटल तक का जो लेंथ है वो 100 मीटर है। तो ये 100 मीटर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। इन केस ये 100 मीटर के बजाय 200 मीटर होता तो आप घर से हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए और ज़्यादा लेंथ कवर करते, और ज़्यादा दूर जाते, यानी ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, चाहे वो जितना भी है। और दूसरा डायरेक्शन, यानी ये देखें ना, आपने घर से इस तरफ आना है ना, इस डायरेक्शन में, यानी ये साउथ के डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउथ, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे साउथ वाला डायरेक्शन आपको नहीं आइडिया होता, सिर्फ इस 100 मीटर का आइडिया होता कि मैंने दूर कितना जाना है, यानी 100 मीटर जाना है, सिर्फ इसी का आइडिया होता तो आप शायद हॉस्पिटल ना पहुंच पाते। क्यों? आपको डायरेक्शन का नहीं पता है। आप अपने घर से ईस्ट की तरफ भी जा सकते, यानी ऊपर भी जा सकते थे, तो हॉस्पिटल कहाँ पहुंच पाएंगे आप। या अपने घर से नॉर्थ की तरफ ऐसे भी आ सकते थे, तो आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर लें, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते जब आपको इस डायरेक्शन का ना पता होता। तो इसका मतलब कि आप अपने घर से जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो दो चीज़ों का आइडिया आपको होता है, तभी आप हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। एक, कितना दूर जाना है, ठीक है, और दूसरा किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन दो पॉइंट्स के बीच, इसी डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन हमें चाहिए होता है। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है। क्लियर है? अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ऐसे भी क्वांटिटीज़ हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही अपना कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देते हों, यानी जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़ती हो, जिनको स्केलर बोला जाता है? क्यों नहीं है? मास, यानी एक ऑब्जेक्ट का मास जो है, जिस तरह आप बोलते हैं ना 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5, 10 किलोग्राम, जितना भी है, तो ये मास है। अब आप कहते हैं 5 किलोग्राम, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुकान जाते हैं, शॉपकीपर से बोलते हैं कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, जैसे शुगर चाहिए, तो आप शॉपकीपर से कहते हैं कि जी मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए। तो ये जो 5 किलोग्राम है, ये उस ऑब्जेक्ट का अमाउंट है, कितना कम चाहिए या कितना ज़्यादा चाहिए, वो इस 5 किलोग्राम यानी मैग्नीट्यूड से ही आपको यानी शॉपकीपर को आइडिया हो जाता है कि मैंने कितना शुगर दे देना है। आप उससे डायरेक्शन जो है, आप उसको डायरेक्शन नहीं बताते, न शॉपकीपर आपसे डायरेक्शन का पूछता है। वही मास में कौन सा डायरेक्शन लगता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नहीं कहते मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए ईस्ट की तरफ, या आप ये नहीं कहते मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए वेस्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे टाइम, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि जी मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये जो 1 घंटा हुआ ये टाइम है।
आप ये नहीं कहते मैं आपका 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ वेस्ट की तरफ। भाई क्यों वेस्ट की तरफ क्यों नहीं कहते? क्योंकि डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है टाइम को डिस्क्राइब करते हुए। तो टाइम, मास, इसके अलावा बहुत सारे क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही अपना कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उनको स्केलर क्वांटिटीज़ बोला जाता है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जैसे आपने देख लिया फोर्स, जैसे आपने देख लिया डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप इनको नहीं समझ सकते। इनको डिस्क्राइब करने के लिए, इनको समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इनको वेक्टर्स बोला जाता है। आई होप अब आपको स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस का पता चल चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। तो बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। देख लें, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। फर्स्ट है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम सिंबल्स को यूज़ करेंगे, लेटर्स को यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बोल्ड फेस लेटर कैपिटल आर स्मॉल। तो सिंबॉलिकली जब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो जो सिंबल आप वेक्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको आपने बोल्ड फेस में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर्स था, फोर्स के लिए लेटर यूज़ होता है कैपिटल एफ। डिस्प्लेसमेंट के लिए लेटर या सिंबल यूज़ होता है स्मॉल एस। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल एस लिखेंगे उसको बोल्ड लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर है। इसी तरह जब भी आप फोर्स के लिए कैपिटल एफ लिखेंगे उसको बोल्ड लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड साउथ है ना, तो यहाँ पे मैं लेटर यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल एफ। मैं फोर्स पूरा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैपिटल एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि फोर्स के लिए सिंबल कैपिटल एफ यूज़ होता है। तो इसको मैंने क्या लिखना है, बोल्ड करके लिखना है। बोल्ड क्यों कर रहा हूँ, ताकि पता चले कि ये वेक्टर है, स्केलर नहीं है। देखने से ही पता चले कि ये वेक्टर है। बोल्ड करके लिखना है, मैंने इसको मोटा करके लिखना है। इसी तरह जब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए लेटर यूज़ होता है स्मॉल एस। स्मॉल एस इज इक्वल टू 100 मीटर टुवर्ड साउथ। तो ये जो एस मैं लिख रहा हूँ इसको भी मैंने बोल्ड करनी है ताकि पता चले कि ये वेक्टर है। ये हो गई इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के आपने इन लेटर्स को बोल्ड करके लिखना है, जो लेटर्स इन वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बोल्ड करके ही लिखा जाए, कुछ और तरीके भी हैं। आर ए सिंपल फेस लेटर विथ एन एरो अबव और बिलो इट। बोल्ड फेस के बजाय आप सिंपल फेस में भी उन लेटर्स को लिख सकते हैं, लेकिन उन लेटर्स के ऊपर एरो लगाएं या उन लेटर्स के नीचे एरो लगाएं। जैसे ये है, इसको हम बोल्ड करके लिख सकते हैं फोर्स को, ठीक है ना, बोल्ड करके लिख सकते हैं, या सिंपली उसको जो है लेटर लिख दें, सिंपल फेस लेटर में उसको लिख दें, लेकिन उसके ऊपर एरो हो या उसके नीचे एरो हो। तो ये तीन तरीके हैं, इनमें से किसी को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या उस लेटर को बोल्ड करें, या उसके ऊपर एरो लगाएं, या उसके नीचे एरो लगाएं। तो ये तरीके होते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। अब हम ऐसा करते क्यों हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया कि ये वेक्टर्स को शो करने के तरीके होते हैं। किसी लेटर में अगर ये तीनों चीज़ों में से किसी एक अगर है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वो वेक्टर है। इसी तरह अगर आप स्केलर की बात करते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ m यानी मास किसी ऑब्जेक्ट का 5 किलोग्राम, तो ये जो m है इसका मतलब है मास, 5 किलोग्राम उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने m को बोल्ड नहीं किया क्योंकि ये स्केलर है। न इस m के ऊपर मैंने एरो लगाया, न m के नीचे एरो लगाया। इन तीनों में किसी एक को भी मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया क्योंकि ये स्केलर है।
तो इसका मतलब यह है कि किसी भी लेटर में इन तीनों में कोई एक होगा तो वो वेक्टर होगा, अगर इन तीनों में कोई एक भी नहीं है तो इसका मतलब वो स्केलर है। तो ये जो मेथड है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये स्केलर से अलग दिखाने के तरीके होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। टू इंडिकेट मैग्नीट्यूड ओनली वी यूज एब्सोल्यूट वैल्यू साइन आर प्रिंट इन इटैलिक्स। अब इसका क्या मतलब है? देखें, जिस तरह हमने अभी बात की कि हर एक वेक्टर का हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। अब मान लीजिए आप एक वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके डायरेक्शन का नहीं पता, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, या आप उसका डायरेक्शन जो है बताना नहीं चाह रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाह रहे, तो उस केस में क्या करें? तो उसके लिए भी तरीका है हमारे पास। क्या? देखें, फॉर एग्जांपल यही फोर्स है, ठीक है, मैं इसको पहले तो लिखूंगा कि यह वेक्टर है, इसके ऊपर एरो हेड लगा के, बोल्ड भी करके लिख सकते हो, लेकिन ये वाला ज़्यादा आसान है, एरो हेड लगाना, यानी इसके ऊपर एरो लगाना। ये बहुत कॉमन भी है हमारे बुक के अंदर, शुरू से लेकर आखिर तक जब भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये वाला तरीका अपनाया जाएगा। सिंपल फेस लेटर में, यानी उसको बोल्ड नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसके ऊपर एरो लगाया जाएगा। ये वाला ज़्यादा कॉमन है, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये फोर्स है जो कि 5 न्यूटन के बराबर है। अब इसके साथ मैं डायरेक्शन लिखना नहीं चाह रहा, या डायरेक्शन मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा? एब्सोल्यूट वैल्यू साइन यूज़ करूँगा। ये दो लाइन्स जो मैं खींच रहा हूँ बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे लेटर के, ये साइन कहलाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। इन एब्सोल्यूट वैल्यू साइन का मतलब होता है कि आपको इस वेक्टर का, इस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता, या आप डायरेक्शन मेंशन करना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो जब भी सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन करना हो किसी वेक्टर का, तो फिर आप उस वेक्टर को इन एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच में लिखना होता है, ठीक। अच्छा, और दूसरा ये भी है कि आप उसको इटैलिक्स में प्रिंट कर सकते हो। अब ये इटैलिक्स क्या है? ये भी किसी वेक्टर को जब आपने लिखना हो विदाउट दैट्स डायरेक्शन, तो आप इटैलिक्स यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अब ये इटैलिक्स है क्या? ये राइटिंग का एक स्टाइल है, एक फ़ॉन्ट है। जैसे आप कंप्यूटर में अगर देखो ना, तो कंप्यूटर में जब आप एमएस वर्ड में लिखते हो तो आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, यानी लिखने के डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो उसमें एक होगा इटैलिक। अब इटैलिक को अगर आप सेलेक्ट करें तो आपको एक डिफरेंट तरीके से लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। ये कौन सा होता है? थोड़ा टेढ़ा करके लिखता है ना। जैसे यहाँ पे ये एफ़ जो लिखा है, ये थोड़ा टेढ़ा करके हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो स्टाइल होता है थोड़ा टेढ़ा करके लिखना, ये इटैलिक फ़ॉन्ट कहलाता है, ठीक है। तो जब भी किसी वेक्टर को आपने विदाउट दैट्स डायरेक्शन लिखना हो, तो आप या तो एब्सोल्यूट वैल्यू साइन यूज़ करें या उसको इटैलिक में लिखें, यानी थोड़ा टेढ़ा करके लिखें। तो ये ज़्यादा नहीं चलता, ज़्यादा ये चलता है। जैसे यहाँ पे इन तीनों में ये ज़्यादा कॉमन है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा कॉमन है। तो हमारे बुक के अंदर जहाँ भी डायरेक्शन अगर मेंशन ना किया जाए, सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेंशन किया जाएगा, तो वहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू साइन यूज़ होंगे। यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यू साइन बताते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। क्लियर है? डायरेक्शन नहीं बताते। अच्छा, तो ये था हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि इसमें ग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाएगा, लाइन, एरोस, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब देख लें ये होता क्या है। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, यानी जब भी आप वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप उसको एरो से रिप्रेजेंट करोगे। अब ये एरो क्या होता है? बेसिकली एरो हमारे पास एक, इसमें हमारे पास एक लाइन होगी, एक लेंथ होगी, और साथ ही साथ इसमें एक एरो हेड लगा होगा।
तो यहाँ पे ये जो फिगर शो हो रहा है ये एक एरो है, जिसमें हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ का, ये एरो का लेंथ है और ये एरो हेड है। अब इस एरो से वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आप देख लें। द लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड। जिस तरह हमने कहा वेक्टर में दो ही चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड जिसको हमने डिस्क्राइब करना है, दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन हमने बताना है। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस एरो की लेंथ से हमें पता चलेगा। जितना इस एरो का लेंथ ज़्यादा होगा उतना वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। यानी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो इस लाइन के, इस एरो के लेंथ से हमें पता चल रहा है। ठीक। सेकेंडली, एंड द एरो हेड पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो हमें ये एरो हेड बताएगा। ये जो यहाँ पे एक डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है एरो हेड, यही हमें डायरेक्शन का बता रहा है। क्लियर है? तो दोनों चीज़ें कवर हो गई। लेंथ जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हमें बताएगा, ये एरो हेड जो है ये हमें डायरेक्शन का बताएगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं। तो मतलब हम वेक्टर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। अब ये जो यहाँ पे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये शुरू जिस पॉइंट से होता है, जहाँ से ये शुरू होता है उसको टेल बोला जाता है, और जहाँ पे ये एंड होता है यानी जो इसका एंडिंग पॉइंट है उसको हेड बोला जाता है। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है मैग्नीट्यूड के सामने अंडर सर्टेन स्केल, यानी ये जो लेंथ है ये आपको वेक्टर के मैग्नीट्यूड का बता रहा है ना, तो ये किसी स्केल के मुताबिक बता रहा होगा। ठीक है। अब उसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि एक पॉइंट में आपको शायद कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेक्टर है फोर्स, ठीक है, जिसको मैंने 5 न्यूटन लिखना है या 10 न्यूटन लिखना है और साथ ही साथ डायरेक्शन लिखना है। तो ये तो क्लियर है, जो हम यहाँ पे डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो एरो हेड हमें बताएगा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो या तो न्यूटन में होगा या कोई दूसरा वेक्टर होगा तो उसके यूनिट में होगा। मान लीजिए इसी फोर्स को आप कंसिडर कर लें जहाँ पे 5 न्यूटन है, तो ये तो फोर्स है, और यहाँ पे ये तो लेंथ है, इसका यूनिट मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा। तो अब आपने इस न्यूटन को इस लेंथ के फॉर्म में कैसे लिखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले उस वेक्टर को आपने कन्वर्ट करना है लेंथ में। मान लीजिएगा यहाँ पे 5 न्यूटन है ना, तो उसके लिए मैं स्केल सेलेक्ट करूँगा। वो स्केल क्या करेगा, इस न्यूटन को यानी इस फोर्स को लेंथ के यूनिट में चेंज करेगा। जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से कह रहा हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप के पास ये जो 1 न्यूटन इक्वल 1 सेंटीमीटर है, ये एक स्केल है। अब इस स्केल की मदद से आप इस 5 न्यूटन को आप लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर हुआ तो 5 न्यूटन फिर 5 सेंटीमीटर बनेंगे। तो इसी तरह मैं अगर 5 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँगा तो 5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करूँगा, और जो भी उसकी डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में एरो हेड लगाऊंगा। ठीक, क्लियर हुआ? तो इसी तरह एक स्केल के मुताबिक आप वेक्टर को यहाँ से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन था ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें आप लेटर यूज़ करते हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हो, उसका डायरेक्शन लिखते हो। लेकिन यहाँ पे आप ना तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हो ना उसका डायरेक्शन लिख रहे हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस मेथड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप शो करते हो, दिखाते हो। कैसे? लेंथ की मदद से और एरोहेड की मदद से आप शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, लिख नहीं रहे। यहाँ पे आप लिख रहे होते हो, मैग्नीट्यूड लिख रहे होते हो, डायरेक्शन लिख रहे होते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखते नहीं हो, शो करते हो, दिखाते हो। क्लियर हुआ? अच्छा,
अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके जहन में शायद अराइज हो रहा होगा कि आप वेक्टर को जब इस फॉर्म में और इस फॉर्म में दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप एक वेक्टर को यहाँ से उस फॉर्म में कैसे लेके जा रहे हो। तो तरीका मैंने ब्रीफली आपको समझाया कि स्केल सेलेक्ट करें, उस स्केल के मुताबिक आप उस वेक्टर को लेंथ में चेंज करें और फिर ड्रा करें। अब इसके ऊपर हम डिटेल लेक्चर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम इस तरह वेक्टर्स को शो करेंगे। ठीक हो गया, यानी आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से इस वाले रिप्रेजेंटेशन से इस फॉर्म में आ सकते हो थ्रू सर्टेन स्टेप्स। अब वो स्टेप्स कौन से होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे डिटेल में। ठीक हो गया। तो यहाँ सिर्फ आपको आइडिया देना था कि वेक्टर को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंबॉलिक, दूसरा ग्राफिकल। तो ग्राफिकल में जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, जो एरोहेड होती है ये डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना बताना था। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, इन वेक्टर्स की दो टाइप होते हैं, उनको हम जो है शॉर्टली समझते हैं। अब वो कौन से टाइप हैं? एक हमारे पास हैं जियोमेट्रिक वेक्टर्स और दूसरा हमारे पास हैं अलजेब्रिक वेक्टर्स। अब ये दो टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या हैं? तो ये जो ज्योमेट्रिक वेक्टर्स होते हैं ये क्या हैं? ज्योमेट्रिक वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका टेल जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है उसका हमें नहीं पता। और अलजेब्रिक वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका टेल कहाँ से शुरू हो रहा है इस बात का हमें पता होता है। ठीक है, अब कैसे है उसको देख ले। ये देखें, वेक्टर्स विच आर कंसीडर्ड विदाउट रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ज्योमेट्रिक वेक्टर्स। यानी वो वेक्टर्स जिनका टेल किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं होता, वो वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं होता, उस वेक्टर को ज्योमेट्रिक वेक्टर बोला जाता है। जैसे ये वेक्टर, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, जस्ट एक वेक्टर ड्रॉ की गई है, इसी वेक्टर को ज्योमेट्रिक वेक्टर बोला जाएगा। अब इसी वेक्टर को मैं अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं अगर यूज़ करता हूँ, तो फिर यही वेक्टर अलजेब्रिक वेक्टर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। अब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मान लें ये जो पॉइंट है ये इसका ओरिजिन हुआ, ये पॉइंट जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसी ओरिजिन से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसमें एक एरोहेड लगा देता हूँ, तो ये एक वेक्टर बन गया जैसे वो था। यानी इसका टेल ओरिजिन से शुरू हो रहा है और वो इसी डायरेक्शन में है। तो ये जो वेक्टर है ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा की गई है, इसके टेल का हमें पता है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का रेफरेंस दिया जा रहा है इस वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसी वजह से इस वेक्टर को हम बोलेंगे अलजेब्रिक वेक्टर। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, जस्ट एक वेक्टर है, तो इसी को ज्योमेट्रिक वेक्टर बोला जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने कहा है वेक्टर्स विच आर कंसीडर्ड विदाउट रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का रेफरेंस ना दिया जाए और वेक्टर ड्रॉ किया जाए तो उनको ज्योमेट्रिक वेक्टर्स बोला जाता है। और जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज़ करके उन्हीं के रेफरेंस में एक वेक्टर ड्रॉ किया जाए, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया जाए और फिर वेक्टर ड्रॉ किया जाए, तो उनको अलजेब्रिक वेक्टर्स बोला जाता है। ज़्यादा इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, एक में हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ की जाती है, दूसरा विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ की जाती है। तो ये दो टाइप्स बनते हैं इसी हिसाब से। फिर तो हमारा लेक्चर यहीं तक था। लास्ट में मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि ये जो स्टेप्स हैं एक वेक्टर को इस फॉर्म से या इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाने के जो स्टेप्स हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको हर एक पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।